हाँ, तो अपन आज स्टार्ट करेंगे फ़िलासफ़ीज़, स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर। तो अपन ने पहले आर्किटेक्चर यहाँ तक किया था, अब फ़िलासफ़ी ऑफ इंडिया देखेंगे। तो पहले अपन हेटेरोडॉक्स देखते हैं, उसमें दो होते हैं। दैट उसमें हमने जैनिज़्म बुद्धिज़्म कवर कर रखा है, उसमें जैनिज़्म में थोड़ा सा अपडेट करना है। और फिर चारवाकास देखेंगे, और फिर आजीविका देखेंगे, और फिर अजनना, जो इग्नोरेंस इज़ बेस्ट कहते हैं, अजनना। वो ये सब आते हैं हेटेरोडॉक्स में। तो जो जैना है, उसमें जो करेक्ट करना था, थ्योरी ऑफ रियलिटी और थ्योरी ऑफ नॉलेज को बताता हूँ। तो बोलते हैं कि कुछ रियलिटी है वो अनेकांतवाद है, बहुत सारी रियलिटी है, और उसको अटेन कैसे करना है, स्यादवाद से। और ये स्यादवाद किसको मिलेगा? सिर्फ जो जो इनलाइटेंड हो रहा है उन्हीं उन्हीं को बस मिल सकता है, आम लोगों को स्यादवाद नहीं मिल सकता ऐसा। और फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ गलत बता दी थी कि जो फेथ है उसको मैंने सम्यक ज्ञान बोल दिया था, बट सम्यक दर्शन होता है। राइट फेथ इज सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज इज सम्यक ज्ञान, एंड राइट कंडक्ट इज सम्यक चरित्र। तो दो सम्यक दर्शन जो है वो राइट फेथ है। फिर जो सम्यक ज्ञान है दैट इज राइट नॉलेज, एंड सम्यक चरित्र इज राइट कंडक्ट। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं जो सबसे पहले चारवाका स्कूल है उसको देखते हैं। तो इसको ना एटॉमिक वर्ड क्रिएशन में मानता है ये थ्योरी को, कि एटॉमिक वर्ड से ही क्रिएशन हुआ है हमारे दुनिया का। और जो इसके फाउंडर थे वो बृहस्पति थे। तो चार बृहस्पति। तो चारवाका स्कूल भी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चार एटॉमिक चीज़ों में मानते हैं और पांचवा में नहीं मानता। डेट इज़ चार, जैसे फायर के ऊपर मानता है, अर्थ के ऊपर मानता है, वाटर के ऊपर मानता है, एयर के ऊपर मानता है, लेकिन ईथर के ऊपर नहीं मानते, क्योंकि एयर और स्पेस जो है वो उस टाइम देख नहीं सकते थे, वो काफ़ी दूर था, राइट। तो इसलिए इन लोग ये बिलीव नहीं करते थे। अभी देख सकते हैं लेकिन अभी भी फिर भी नहीं मानते, पता नहीं क्यों नहीं मानते। अब इनकी जो जो थी चरवाका स्कूल को, उसको लोकायतता भी कहते थे, क्योंकि फ़िलासफ़ी एज इट्स ऑर्डिनरी पीपल फ़िलासफ़ी, क्योंकि ये जो चारवाका स्कूल थी ये ऑर्डिनरी लोगों की फ़िलासफ़ी थी। और इसके फाउंडर जो थे बृहस्पति थे। और डोंट कंसीडर इधर बता दिया हूँ। और ये बोलते थे कि सिर्फ मटेरियल चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो इनका मानना था। और ये मटेरियल चीज़ क्या है, थ्योरी ऑफ रियलिटी दिखाती है कि हमको जो रियल क्या है, सिर्फ मटेरियल रियल है। और जो और जो इसका परसेप्शन था, ये रियल को कैसे, नॉलेज को इसको कैसे हम अटेन कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज बताता है कि ये बोलते थे कि परसेप्शन ही एक तरीका है जिससे मटेरियल वाले चीज़ों को, दैट इज़ थ्योरी ऑफ रियलिटी को, आप अपने अंदर उसको वो करवा सकते हो, उसको कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो परसेप्शन इज़ द ओनली थॉट ऑफ नॉलेज। जो परसेप्शन है वो सिर्फ इसका बोलने का मतलब है व्हाट सी ओनली बिलीव, जो आप देखते हो उसी पे ही आप बिलीव कर सकते हो, बाकी चीज़ों पे नहीं कर सकते। तो परसेप्शन इज़ द ओनली थॉट ऑफ नॉलेज। फिर ये बोलते थे कि मैक्सिमाइज़ करो प्लेजर को, और अर्थ और काम ओनली पे बिलीव करना। अब अर्थ और कामा क्या होता है? तो अर्थ और कामा जो है वो चार पुरुषार्थ है हमारे इंडियन फिलोसफी में। तो उसमें चार चीज़ें, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसको इसको फॉलो करने के लिए सब अलग अलग इसी को फॉलो करवाते हैं। जैसे जो अपना चारवाका स्कूल है अभी जो पढ़ रहे हैं अपन, ये चारवाका स्कूल, उस पर बोलता है कि सिर्फ जो अर्थ है, अर्था है और काम है, तो दैट इज़ माया और कामा प्लेजर, ये दोनों को बस फॉलो करो, बाकी सब तो होते रहता है, चलते रहता है। तो इन लोग बोलते हैं कि ईट ड्रिंक मैरी, यही सब इनका ऑब्जेक्टिव है। पांच एलिमेंट इस क्रिएशन बिलीव, ये तो पढ़ लिए थे अपन। फिर मैक्सिमाइज प्लेजर भी पढ़ लिए। नो, इन लोग बोलते हैं कोई आफ्टर लाइफ नहीं होता, कोई लॉ ऑफ नहीं कर्मा होता, क्योंकि देख ही नहीं सकते ना ये सब चीज़ को, पता थोड़ी है। तो जो चीज़ देख नहीं सकते उसको कैसे मान लेंगे? कोई सोल नहीं है, कोई रीबर्थ नहीं है, कुछ नहीं होता। देखेंगे तो मानेंगे, बिना देखे कैसे माने? तो यही होता है। फिर आजीविका फिलॉसफी है जो जैनिज़्म के पैरेलल चल रही थी उस टाइम, या फिर बुद्धिज़्म के पैरेलल चल रही थी। प्रपोज्ड बाय, इसको किन्होंने प्रपोज किया है? महाकाली गौशाला ने आजीविका फिलॉसफी को लाया था 5th सेंचुरी में। कोई फ्री विल नहीं होता, जो होता है वो नियति का खेल है। अरे नियति नहीं, मेरी फ्रेंड नहीं है नियति यार, बस प्री डिसाइडेड जो टर्म होता है उसको नियति कहते हैं। विदाउट और जो ये आजीविका जो थे वो भी बिना क्लॉथ के घूमते थे। और नो चेंज कैन डन विल हैपन, जो जो होना है वो होके रहेगा, ऐसे इनका मानना था आजीविकास का। और
अपोज जैन को अपोज किए थे, और ये अशोका के 7वें पिलर पे भी मेंशन थे आजीविकास। और तो इतना ही है। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, जो चरवाकाज हैं उसको बृहस्पति जो थे उन्होंने बृहस्पति थे उन्होंने लाया था, और आजीविकास जो थे उसको महाकाली गौशाला ने लाया था। तो इसको ही याद रखने का है। तो इसके लिए कोई ट्रिक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। जो सी था उसके बाद बी आ रहा है, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। बृहस्पति का सी भी हो गया, और आजीविका का जो, तो ए का बी मत कर लेना, ए के बाद बी आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मत करना इसको। तो आजीविका का क्या कर सकते हो, महाकाली गौशाला, काली माता, आजीविका, प्री डिसाइडेड, नियति, कुछ नहीं बन रहा है, ये याद हो जाएगा लेकिन इतने देर में। चलो ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, जो वेदास पे, मतलब हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स में अंतर ये है कि जो हेट्रोडॉक्स हैं वो वेदास पे नहीं मानते थे, और ऑर्थोडॉक्स है जो वेदास में मानते हैं। तो अब ऑर्थोडॉक्स के बारे में जान लेते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप है वो 6 लोगों का ग्रुप है ऑलमोस्ट, मतलब ऐसे ग्रुप अपन ने बनाया है। तो उसमें 6 लोग हैं, उसको छयों को एक साथ रख के कहते हैं सदांग। ठीक है, सदांग यानी कि सदांगा, यानी कि सहदांगा, यानी कि ये 6 ग्रुप। तो अब इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं ये देख लेते हैं। तो सम्यक और योग, तो संख्या और योग, तो ये जो फिलॉसफी है एक साथ देखना है, क्योंकि ये दोनों युग्म बनाते हैं, संख्या और योग मिलके। और फिर न्याय फिलॉसफी और वैशेषिक फिलॉसफी, ये दोनों मिलके एक युग्म बनाते हैं, न्याय फिलॉसफी और वैशेषिक फिलॉसफी। फिर मीमांसा स्कूल और वेदांता स्कूल, ये दोनों मिलके बनाते हैं एक स्कूल। ठीक है, और वेदांता स्कूल के अंदर आता है अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, और एक और आता है दैट इज़ द्वैतवाद। तो अद्वैतवाद, वेदवाद, द्वैतवाद, ऐसे करके। तो अब इसमें अपन पहले 2 देखेंगे, संख्या फिलॉसफी जो सबसे ओल्डेस्ट है, फिर योगा देखेंगे। तो जो संख्या फिलॉसफी है उसके फाउंडर थे कपिल मुनि। तो और उन्होंने टेक्स्ट लिखा था संख्या सूत्रा। और इनिशियली, और जो अर्ली व्यू था वो क्या बोलता था कि यूनिवर्स जो है वो प्रकृति से चल रही है, बट दैट इज़, प्रकृति क्या है, मटेरियल वर्ल्ड से बस चल रही है यूनिवर्स। लेकिन बाद में उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, प्रकृति पुरुष पुरुषार्थ से भी चल रही है। दैट इज़ आपको कॉन्शियस वर्ल्ड में भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड पे ध्यान दो। तो उन्होंने संख्या ने एक नया इंट्रोड्यूस किया और बोला कि जो, और इन्होंने प्रकृति एंड पुरुषा दैट इज़ स्पिरिट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, इन्होंने बोला दैट इज़ स्पिरिट क्या है, कॉन्शियसनेस। तो प्रकृति क्या है वो भी देख लिया अपन, प्रकृति इज़ नथिंग मटेरियल वर्ल्ड। अब तो ये बिलीव करते थे, वेदास में बिलीव करते थे, लेकिन भगवान पे नहीं मानते थे। संख्यास हमने देख रखा है, संख्या नहीं मानता था भगवान पे। और अपना जो 5वां था दैट इज़ वश मीमांसा, तो ये भी नहीं मानते थे। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। ये करते थे 2 रियलिटी पे बिलीव, दैट इज़ जियोलिज्म, या द्वैतवाद में बिलीव करते थे, दैट इज़ प्रकृति और पुरुषार्थ दोनों मानते थे। तो इसलिए हम इसको द्वैतविज्म कहते हैं। और जो ये बोलते थे कि कई कई बार ऐसा होता है कि जो पुरुषा है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता खुद को प्रकृति से, और वो उसमें बॉन्डेज में फंस जाता है। जब पुरुषा जब प्रकृति से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो अब उस बॉन्डेज से कैसे आप बाहर आ सकते हो, लिबरेशन बाय विवेक ज्ञान, उससे आपको लिबरेशन मिलेगा जब आप विवेक ज्ञान की प्राप्ति करोगे। तो अब अलग अलग ज्ञान होता है और सब अपना अपना वे बताते हैं। तो जो ये है, इन्होंने बोला कि बॉन्डेज से आप विवेक ज्ञान से कर सकते हो। और साल्वेशन अटेन थ्रू रियल नॉलेज, साल्वेशन कैसे अटेन करोगे, रियल नॉलेज से। अब वो क्या है रियल नॉलेज, दैट इज़ जो हमने देखा अभी, रियल नॉलेज और रियलिटी क्या है और नॉलेज क्या है, वो 2 फिलॉसफी देखे थे, प्रिंसिपल्स देखे थे।
या थ्योरीज देखे थे। तो जो रियल नॉलेज है वो प्रत्यक्ष दैट इज़ परसेप्शन से मिलेगा, अनुमान से मिलेगा, इन्फ्रेंस करके मिल सकता है, या शब्द से, हियरिंग अगर आप सुने हो तो भी मिल सकता है। तो थ्री थ्री परमनास परामनास के थ्रू मिल सकता है अपने को रियल नॉलेज, और वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दा। प्रत्यक्ष यानी छूकर, अनुमान यानी कि इन्फ्रेंस करके, और शब्द यानी कि सुनकर। तो ये बिलीव नहीं करते थे क्रिएटर गॉड पे, ये भी अपन जानते हैं। ठीक, इतना हो गया, संख्या हो गया। अब योग फिलॉसफी है जो इसी से ही युग्म बनाता है। वो बोलते हैं हाँ जो आप बोल रहे हो वो सब है तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो यूनियन हो रहा है ना बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन हो रहा है, एंड लोअर एस्पेक्ट इंडिविजुअल टू हायर इंडिविजुअल। तो जो ये भी बोलते थे कि लोअर एस्पेक्ट और जो हैं उनके बीच और हायर एस्पेक्ट के बीच यूनियन हो रहा है, और, और ये इंडिविजुअल, लोअर एस्पेक्ट इंडिविजुअल टू हायर एस्पेक्ट इंडिविजुअल, मतलब जो नीचे तबके का जो इंडिविजुअल है वो अपने ही ऊपर तबके से मिल रहा है, तब जाके ये हो रहा है, वो हो पा रहा है करके। और जो इसके फाउंडर थे वो पतंजलि थे, ये तो सबको पता ही होगा। योगा के पतंजलि फाउंडर है, संख्या के अपने कौन फाउंडर है, सम्यक कपिल मुनि। ठीक, अब देखते हैं जो ऑथर जो किया था इन्होंने योग सूत्र किया था, फाउंडेशनल टेक्स्ट था इसका। और सम्यक एंड योगा कंसिडर्ड एज अ युग्म पेयर बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुष एंड प्रकृति इज एक्सेप्टेड बाय योगा। अटेन सेल्वेशन बाय डिसिप्लिन बॉडी। जब सेल्वेशन कैसे अटेन करोगे आप, वो तो नहीं बताया इन्होंने, उन्होंने तो बस बोल दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो ये सब कैसे मिलेगा, ये जो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, सत्ता है, ये सब कैसे, मतलब जो विवेक ज्ञान है वो कैसे मिलेगा, ये तो बताओ। तो ये मिलेगा अष्ट असांग योगा करके। पाथ ऑफ लिबरेशन क्या है, असांग योगा। उसमें क्या क्या आता है, यम, नियम, आसना, प्रत्यम, प्रत्याहारा, धारण, ध्यान, समाधि। तो यम मतलब सेल्फ कंट्रोल, इंक्लूड डोंट, मतलब ये बोलते हैं कि जो खुद पे कंट्रोल कर सके, जो जो मना भी कर सके इनफैक्ट कि ये नहीं करना है हमें, तो उसको यम कहते हैं। फिर नियम क्या होता है, डूज, रूल, आपको क्या करना है वो बताता है, पहले क्या नहीं करना है वो बताते हैं यम, एंड फिर नियम जो बताता है क्या करना है, ये तो करना ही करना है, और ये नहीं करना है, तो ऐसे करके। फिर जो आसना है वो क्या होता है, पोस्चर, आप किस आसन पे बैठे हो। फिर प्राणायाम जो होता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो उसके थ्रू पे भी आप कर सकते हो। फिर प्रत्याहारा जो है रिटेन फ्रॉम ओवर इंटेलिजेंस, खुद को रिस्ट्रिक्ट करना ज़्यादा किसी चीज़ में इंडल्ज ना होने का। जैसे कि आप अगर ज़्यादा मूवीज़ देखते हो तो उसको उससे रिट्रेन करना, आपको उसको प्रत्याहार करना, उसको आपको जीतना है, प्रत्याहार करके मतलब उसको हराना है ऐसा। ठीक है, रिस्ट्रेन करना। फिर धारण करना, दैट इज़ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो सेलेक्ट करना, धारणा बनाना किसी के लिए कि ये धारणा है मेरी, तो वही सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। फिर ध्यान, कॉन्सेंट्रेट करना उस चीज़ पे कि आपने उसके लिए एक धारणा बना ली, अब उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो कि क्या वो सही है, क्या वो सही है, तो कैसे सही है, उसके ऊपर ध्यान लगाओ। धारण के बाद उसके ऊपर ध्यान करो, और उसके बाद समाधि करो, एंटरिंग इन डीप मेडिटेशन, काफ़ी डीप मेडिटेशन करो और खो जाओ उसमें। तो यम हमें पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो यम रिस्ट्रिक्ट करता है। नियम क्या हमें करना चाहिए बोलता है, रूल बताता है। आसना पोस्चर की बात करता है। प्राणायाम जिसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है। प्रत्याहार जो होता है किसे हराने की बात करता है, रिस्ट्रेन करता है ओवर इंटेलिजेंस से। धारण जो है वो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन की बात करता है, धारण करने की। ध्यान जो है उसको कंसंट्रेट करने की बात करते हैं, जो धारण किए हो आप उसको। और फिर समाधि जो खो जाना। फिर कुंडली जागरण करके है, उसको मतलब होता है एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम सिनोनियम्स टू एनर्जी आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ मूलधार चक्र। तो कुंडली जागरण जो है, एनर्जी ऑफ बॉडी जो है वो सिनोनियम्स टू एनर्जी आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ मूलधार चक्र को बॉडी बिकम सिनोनिम, मतलब कुंडली जागरण वही होता है कि जब आपका 8वां चक्र मिल जाता है, और फिर एनर्जी बॉडी बिकम सिनोनियम्स टू एनर्जी आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ द मूलधार चक्र। फिर न्याय फिलॉसफी देखेंगे। अब अभी तक अपन ने देखा
संख्या फिलोसफी, योग फिलोसफी। अब देखेंगे न्याय फिलोसफी और उसके बाद हम देखेंगे वशिष्ठ फिलोसफी। तो न्याय फिलोसफी की बात करें तो ये बोलते हैं क्रिएटर गॉड एग्जिस्ट करता है। फाउंडर जो था अक्षपा गौतमा जो थे वो थे अक्षपादा गौतम करके न्याय फिलोसफी के ऑथर थे। और इन्होंने ऑथर किया न्याय सूत्रा को अक्षपादा गौतमा ने। और ये बोलते हैं कि एटोमिस्टिक क्रिएशन बट बिलीव इन गॉड, दैट गॉड आर्किटेक्चर। कि भाई ये जो है ना, ये बोलते हैं कि गॉड तो सबको बस लाया है, बना तो हमारा चीज़ ये क्रिएशन जो हुआ है आग मिट्टी ये सब से हुआ है, लेकिन उसको जो बनाने वाला था वो था हमारे गॉड जी। लोकल थिंकिंग में, लॉजिकल थिंकिंग में बिलीव करते हैं और बोलते हैं कि जो न्याय फिलोसफी है वो बोलता है कि वैलिड नॉलेज जो है वो बेस्ड है लॉजिकल थिंकिंग में। और उन लोग बोलते हैं कि मतलब प्री पोजिशन दिया एक, कि बोलते हैं वेयर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर। तो उन्होंने ये बोला, लेकिन अब स्मोक भी तो काफ़ी टाइप का होता है ना, उसको क्लियरली कैसे आइडेंटिफाई करोगी, तो उसको भी तो करना है ना हमको आइडेंटिफाई। मैनी फॉर्म ऑफ स्मोक, टाइम, फॉग एंड ऑल, मतलब काफ़ी सारा स्मोक होता है, तो उसको कैसे आप वो करोगे। तो उसके लिए बोला कि चार प्रमाण है ऑफ वैलिड नॉलेज का, कि सही नॉलेज कैसे मिले, क्योंकि नॉलेज तो बहुत सारा है लेकिन उसको सही तरीके से क्या, प्रत्यक्ष से परसेप्शन करके, अनुमान से इन्फ्रेंस करके, उपमान से कंपैरिजन करके, शब्द से टेस्टिमनी लेके। तो इसमें भी चार बोला, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। दैट इज़ प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन कर बना के, अनुमान इन्फ्रेंस करके, उसको छू के, या उपमान कंपैरिजन करके। ये कंपैरिजन नया है यहाँ पे, जो हमारा न्याय है उसमें कंपैरिजन नया है। और शब्द टेस्टिमनी, जो हमने पहले देखा था यही तो देखा था ना। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, और यहाँ पे मतलब परसेप्शन, इन्फ्रेंस और हियरिंग, ये तीन देखा था। और यहाँ पे ये नहीं है एक उपमान करके जो है कंपैरिजन करके, यहाँ पे उपमान भी बोल रहे हैं न्याय फिलोसफी में, एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, न्याय फिलोसफी हो गया। और इसके जो थे गौतम, अक्षपादो गौतम थे इसके ऑथर। अब वशिष्का देखते हैं। वशिष्का और जो ये अपने न्याय फिलोसफी हैं वो एक साथ चल रहे हैं। तो इसके जो थे वशिष्का के, उसके फाउंडर थे कन्नड़ा कश्यप, और अनुलक्य इनका ओरिजिनल नाम था। तो के जो वशिष्क हैं, शिखा और कश्यप, राहुल कश्यप, शिखा दोनों मेरे फ्रेंड थे। तो हाँ, ये फाउंडर थे कन्नड़ के। और न्याय एंड वशिष्का दोनों युग्म बनाते हैं, बिकॉज बोथ एम्फेसाइज ऑन लॉजिक। और तो वशिष्का भी लॉजिक पे एम्फेसाइज करता है और बोलता है कि जो फिज़िक्स है उससे थॉट्स बन रहे हैं। और ये भी एटॉमिक वाले चीज़ों पे मानता था। और इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल और इंडिविजिबल होते हैं, मतलब डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये जो एटॉमिक है वो इंडिस्ट्रक्टिबल और इंडिविजिबल होता है। और 5 मेन एलिमेंट दिए इन्होंने, फायर, एयर, वाटर, अर्थ और ईथर, ये सारों को मानते थे। बिलीव इन गॉड, गॉड में बिलीव करते थे। लॉ ऑफ कर्मा में भी बिलीव करते थे। गॉड डिसाइड सेल्वेशन, तो गॉड डिसाइड करता है सेल्वेशन। बेसिस क्या है, गुड और बैड के बेसिस में सेल्वेशन डिवाइड होता है, गॉड ही करता है। तो अगर कुछ बताया नहीं इन्होंने कि सेल्वेशन खुद से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये तो नहीं बताया। तो बोले कि भगवान करते हैं, वो सब अपना काम नहीं है वो सब करने का। फिर मीमांसा स्कूल आता है, मीन्स रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। तो जो जो मीमांसा ग्रुप है वो पहला है। ये जो है वो अर्ली वेदास पे मीमांसा ग्रुप फोकस करता है। और जो वेदांता स्कूल है, जो वेदांता स्कूल है वो अपने उपनिषद में, मतलब दैट इज़ एंड ऑफ वेदास में बिलीव करेगा। ये अर्ली वेदास और एंड ऑफ वेदास। एंड ऑफ वेदास यानी वेदा ख़त्म हो जाना नहीं हो रहा है, एंड यानी आखिरी में, वेदास के आखिरी में वो उसको बिलीव कर रहा है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं मीमांसा स्कूल जो है वो मीन्स रिफ्लेक्सिव, मीमांसा मीन्स रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन वेदास को बोलता है।
मीन्स कैसे, रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन के थ्रू। और बिलीव इन वेदा में बिलीव करता है। डिस्क्राइब इन सूत्र ऑफ द जामिनी, जो जामिनी है वही मीमांसा स्कूल का फाउंडर भी था। तो उसमें 3rd सेंचुरी BC में हुआ था ये। और परफॉर्म्ड ऑफ वैदिक रिचुअल, कर्म मार्ग की प्राप्ति के बारे में बोलता है। अब जो मार्ग हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, दैट इज़ कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो ये भक्ति मार्ग वाला, हम भक्ति मूवमेंट देखेंगे तो वहाँ पे भक्ति मार्ग चलता है। तो यही परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल बोल रहा है, दैट इज़ कर्म मार्ग करो, सबसे ईजी वे है, रिचुअल वगैरह फॉलो करो, कोई टेंशन नहीं है, सेल्वेशन मिल जाएगा। हेवन जो है वो कॉन्सेप्ट गुड डीड के बताते हैं। और जो प्रीस्ट क्लास है वो वैदिक रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। लेजिटिमेटेड क्लास सिस्टम को मीमांसा ग्रुप ने लेजिटिमेट किया था, डेट इज़ जो अपने जामिनी थे वो क्लास सिस्टम पे मानते थे, लेकिन भगवान पे ये नहीं मानते थे, बोलते थे भगवान तो नहीं होते। अब वेदांता स्कूल जो है वो होता है एंड ऑफ वेदा। तो कौन कौन नहीं मानते, संख्या और मीमांसा, ठीक है। अब मीमांसा के बाद वेदांता स्कूल देख लेते हैं। एंड ऑफ वेदा दैट इज़ वैल्यू ऑफ उपनिषद, मतलब एंड ऑफ वेदा क्या है, उपनिषद ही है ना, लास्ट में वेदा के बाद तो उपनिषद आता है। और इसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। हमने पूर्व मीमांसा पढ़ लिया, अब हम उत्तर मीमांसा पढ़ रहे हैं। और ये गॉड पे बिलीव करते थे, ब्रह्म रियल है, रेस्ट माया है बोलते थे। 2nd BC में इन्होंने इनमें एक वो थे, बद्रयान करके नाम के थे, उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा था। और वो ब्रह्म सूत्र से बहुत सारे थॉट्स निकल के आए थे। तो सब स्कूल जो हुए वो इसी से इवॉल्व हुए, बद्रयान से। तो जो बद्रयान है वो वेदांता स्कूल के अंदर आता है। इवॉल्व फ्रॉम उपनिषद, उपनिषद से इवॉल्व हुआ था। और क्रिटिसाइज सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स को ये वेदांता स्कूल जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, कि जो मीमांसा स्कूल कर रहा है उसको ये क्रिटिसाइज़ करते थे। अब इसमें अद्वैतवाद की बात होती है, दैट इज़ शंकराचार्य जो थे, जो क्रिएटर है और क्रिएटेड है, मतलब जो बनाया है और जो बना है वो दोनों सेम है। दैट इज़ इन लोग का मानना था अहम, आई एम ब्रह्मा एंड ब्रह्मा इज़ मी, अहम ब्रह्मास्मि करके, ठीक। तो ये बोलते हैं नॉन ड्यूअलिज्म को फॉलो करते हैं, दैट इज़ निर्गुणा को फॉलो करते हैं, दैट इज़ ये संख्या फिलॉसफी के अगेंस्ट जाते हैं। और इग्नोरेंस कैन बी एलिमिनेटेड बाय एम्फेसाइजिंग ऑन नॉलेज, ज्ञान मार्ग की जब आप करोगे तो इग्नोरेंस, मतलब उससे आप इग्नोरेंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अब और उससे आपको प्राप्ति हो जाएगी। फिर विशिष्ट द्वैतवाद देखें तो ये रामानुजन देते हैं, और जो अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य देते हैं। तो विशिष्ट अद्वैतवाद 11 to 12 AD में आया था, जबकि जो अद्वैतवाद था वो 8th AD में आया था। तो शंकराचार्य 8th AD के आसपास थे, और जो रामानुजा थे वो 11 से 12 AD में थे। और क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म देते हैं ये, कि विशिष्ट यानी कि क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड होता है विशिष्ट का मतलब, और अद्वैतवाद यानी कि नॉन ड्यूलिज्म, ठीक। तो इससे पहले हमने देखा ही था कि अद्वैतवाद पढ़े, अब यहाँ पे विशिष्ट अद्वैतवाद। तो ये बोलते थे नॉन ड्यूलिज्म तो है, ऑल डाइवर्सिटी सबस्यूम टू एन अंडरलाइनिंग यूनिट, लेकिन सारे जो डाइवर्सिटी है वो सबस्यूम है एक अंडरलाइनिंग यूनिट के अंदर। और ये उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र इज इक्वल्स टू प्रशस्त नत्रिय। तो जो उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र ये सब मिला के क्या बन रहे हैं, प्रस्थन नत्रिय करके। स्वामी विवेकानंद है, मतलब ये सब कुछ है, दैट इज़ उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र, और उन सबको मिला के बन रहा और ये ब्रह्मसूत्र कौन दिया था, अभी अपन ने देखा था ना ऊपर पे, भद्रयान जो था वो उसने दिया था ब्रह्मसूत्र, और उससे बहुत सारे थॉट्स आए थे। तो वही इसको मिला के ये बना रहा है अपना प्रस्थनत्रय। तो जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके लिए बॉस कहते हैं कि स्वामी जी हार्मोनाइज द ईस्ट एंड द वेस्ट, द रिलीजियस एंड द साइंस, पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो जो स्वामी जी हैं
स्वामी जी हैं, उन्होंने हार्मोनाइज़ कर दिया ईस्ट से लेके वेस्ट तक, रिलीजियस और साइंस सब कुछ, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ हार्मोनाइज़ कर दी है। तो इसको कहाँ कहाँ तुम बहुत सारे ऐसे में यूज़ कर सकते हो। देयर आर कॉल्ड, दिस 6 आर कॉल्ड सदांग। तो ये तो अपन ने पहले ही पढ़ चुका था, सदांग कहते हैं। अब वापस एक बार मैं सिर्फ नाम याद करवा देता हूँ। तो पहला तो अपने को पता है संख्या, तो फिर उसके बाद योगा भी पता है। जो संख्या था वो कपिल मुनि थे, कपिल ही थे ना, कपिल मुनि थे। हाँ, योगा भी पता है हमको, तो पतंजलि। फिर न्याय फिलोसफी जो था वो कौन दिया था? न्याय, और न्याय के बाद विशिष्ट। तो न्याय को दिया था अक्षापादो गौतम ने, और विशिष्ट को दिया था हमारे कश्यप ने। वैशिष्ट को दिया था कन्नड़ कश्यप ने। तो ये हो गया, न्याय हो गया, वैशिष्ट का हो गया। अब दो और बचे, योगा हो गया, न्याय, मीमांसा स्कूल और वेदांता स्कूल। तो मीमांसा स्कूल जो था वो भी अपने को पता है कि किस पे फोकस कर रहा था, अगली वेदा वगैरह में। और तो कुछ है नहीं इसमें सच। इसको दिया किसने था मीमांसा स्कूल को, वो याद नहीं आ रहा मेरे को, लिखा भी नहीं हो शायद। ओके, जामिनी जो था उसने दिया था। जैम करता था मीमांसा। और वेदांता जो था वो बद्रयान ने दिया था। तो इतना हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब इंडियन क्लासिकल डांस के ऊपर देखेंगे हम। तो इंडियन क्लासिकल डांस जो है वो, उसमें भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र करके लिखा था, और इंस्ट्रक्टेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। और बताया जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा थे, उन्होंने खुद ने इंस्ट्रक्ट किया था भरत मुनि को नृत्य शास्त्र लिखने के लिए। और ये 5th वेदा के उस पर आया हमारा नृत्य वेद करके। और अर्लीस्ट ट्रिटी ऑफ डांस ड्रामा एंड म्यूज़िक है ये, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उस पर। फिर उसके जो उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया था उससे लिया गया कि पठिया, अभिनय, गीत, रस, दैट इज़ पठनय इज़ वर्ड्स, जो ऋग्वेद में मेंशन है। जहाँ पे आप तो ये लाइन से ही है एक तो, कि ऋग्वेद यजुर्वेद रैसा करके बनता है इसका। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद होता है उस पर अपन तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं। जो यजुर्वेद होता है उस पर एक्सप्रेशन करते हैं। क्या करते हैं इसमें हम तांत्रिक चीज़ें, जैसे आग वाग जला के जो करते हैं ना, जो भी। और फिर सामवेद, दैट इज़ म्यूज़िक, दैट इज़ हिम्न होता है जो गाया जाता है। और फिर अथर्ववेद होता है जो इमोशन। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसको, वैसे तो आगे करने वाले हैं लेकिन यहाँ पे कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऋग्वेद जो है वो कलेक्शन ऑफ हिम्स होता है, ऋग्वेद जो अपन देखे ऊपर पे। और जो यजुर्वेद होता है वो रिचुअल्स की एक्सरसाइज को बताता है, तो हमने वो भी देखा कि इमोशंस की बात करता है। फिर जो सामवेद होता है वो म्यूज़िक की बात करता है, साम मतलब। तो हिम्स जो है ऋग वेदास वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड हियर, ठीक है। और फिर जो अथर्ववेद है वो इनकॉर्पोरेटेड फॉक्स एंड बिलीफ, ये सब पे बिलीव करवाता है, दैट इज़ स्पेल एंड चार्म्स पे बिलीव करवाता है। तो ये अथर्ववेद हो गया। अब एक बार वापस देख लेते हैं ऊपर जाके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट डिस्पाइट पता हो तो ठीक है, याद हो जाता है ना। पढ़ लेते हैं एक बार, क्या ही दिक्कत है। जो पाठ्य है वो वर्ड्स ऋग्वेद, अभिनय जो है यजुर्वेद, और गीत जो है सामवेद, और रसा दैट इज़ इमोशंस इज़ द अथर्ववेद। तो एक्सप्रेशन इज़ द अभिनय, एंड द अभिनय इज़ द एक्सप्रेशन इज़ द यजुर्वेद। तो पठनय जो है
वर्ड्स हैं ऋग्वेद में, अभिनय जो है एक्सप्रेशन है यजुर्वेद में, फिर गीत जो है वो म्यूज़िक है सामवेद में, अभिनय इज़ एक्सप्रेशन, याद रखना, मैं भी भूल गया था, गलत बता दिया। जो रास है वो इमोशन, दैट इज़ अथर्ववेद। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अच्छी बात है। एज पर नृत्य शास्त्र टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डांस, एक तो तांडव होता है और एक होता है लश्या। तो जो तांडव होता है वो मस्कुलाइन स्ट्रेंथ, एग्रेशन, मूवमेंट, फास्ट डिटर्मिनेशन, जो इसमें 3 लोग होते हैं तांडव में। तीन चीज़ें हैं। शिव का जो है मतलब तीन बारी हमने इसको देख रखा है तांडव को। शिव लर्न 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ इट आर भैरव, दैट इज़ भैरव तांडव, और आनंदा तांडव। जो भैरव तांडव है वो डिस्ट्रक्शन के बारे में है, और आनंद तांडव जो है वो रिक्रिएशन के ऊपर है। तो ये दोनों डांस होते हैं। फिर कालिया मार्डन जो तांडव है वो कृष्णा जो करता है कालिया नाग के ऊपर। फिर जैनिज़्म इंदिरा तांडव, बर्थ ऑफ द आदिनाथ, जो पहले तीर्थंकर हैं, तो उसमें होता है। फिर जो लश्या होता है वो फेमिनाइन सॉफ्ट मोशन एक्सप्रेशन ग्रेस वगैरह दिखाता है। गॉडेस पार्वती ऑन मैरिज शिवा, जो गॉडेस पार्वती है उन्होंने डांस किया था शिवा के मैरिज पे, तो वो एक है। गोपिकाज लॉर्ड कृष्णा के आगे पीछे जो मंडराती थी। कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनी नीड सेम कैरेक्टर, बस दोनों एक दूसरे के द्वारा परफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो लड़के हैं वो इसे तांडव को ही फॉलो करेंगे, लड़कियाँ लश्यस को फॉलो करेगी, दोनों एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। ही 3 एलिमेंट ऑफ डांस दिए थे इन्होंने, दैट इज़ नृत्य, नाट्य, नृत्य। तो जो नृत्य है वो प्योर डांस मूवमेंट है नृत्य, और जो नाट्य है उसमें ड्रामेटिक एक्सप्रेशन होता है। जो नृत्य है उसमें डांस एंड एक्सप्रेशन दोनों होता है, और ये ग्रुप में होता है। और ये नाट्य जो है वो एक सोलो होता है। अब नंदिकेश्वर रौद अभिनय दर्पण, जो नंदिकेश्वर थे तो उन्होंने अभिनय दर्पण लिखा था। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो नंदिकेश्वर हैं उन्होंने अभिनय दर्पण लिखा था। कौन लिखा था? नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर, वर वर वधू, वर यानी कि लड़का, अभिनय यानी कि नाटक होता है। और नाटक कौन करता था? अच्छा, कौन करता था? नंदिकेश्वर दर्पण। तो ऐसे ठीक है, अभी अब याद इसमें कुछ बन तो नहीं रहा है, लेकिन वही नंदिकेश्वर अभिनय दर्पण लिखे थे। तो अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे श्रृंगार का मतलब होता है लव, वीर का मतलब होता है करेज, हास्य मतलब होता है ह्यूमर, रुद्र मतलब फ्यूरी, भयानक मतलब फियर, रुद्र मतलब फ्यूरी, रुद्र मतलब फ्यूरी, अरे वो फ्यूरी अपना एवेंजर वाला है ना, तो वो रुद्र है काफ़ी, तो रूड है काफ़ी, तो इसलिए रौद्र करके हो गया। और फिर भयानक जो है फियर, विभत्सा जो है डिस्गस्ट, विभत्सास। फिर अद्भुत जो है अमेजमेंट। फिर जो कर करकना है वो ट्रेजेडी के बारे में बात करता है, तो करुणा है, करुणा जो है ट्रेजेडी के बारे में बात करता है, ये करुणा है, ठीक। और अद्भुत जो है अमेजमेंट के बारे में बात करता है, विभस्त जो है वो डिस्गस्ट के बारे में बात करता है, और शांत मतलब जो पीस के बारे में बात करता है। संगीत नाटक एकेडमी में 8 क्लासिक डांस बता रखे हैं, बेस्ड ऑन एंटिक्विटी, नॉन बोरोड, बेसिक स्ट्रक्चर, इंटेक्ट एंड प्रोफाउंड टेक्स्ट ऑफ रूल के ऊपर इन्होंने बता रखा है। तो जो पहला है भरतनाट्यम, दूसरा जो है अपना दूसरा जो है कुचिपुड़ी है, तीसरा जो है कथकली है, फिर जो चौथा है कथकली के बाद मोहिनीअट्टम है, MY, और फिर 5वां ओडिसी है, और जो 6वां है वो मणिपुरी है। तो ओडिसी के बाद मणिपुरी, और ये 6th है। और 7th जो है सत्रिया है 7वां, और जो 8वां है वो कथक है। तो ये कथक और कथकली दोनों अंतर है, और जो कथकली था वो तो तीसरा था, है ना, तीसरा था ना कथकली। मतलब ऐसे कुछ वो नहीं है इसमें, लाइन वाइज याद रखना है, लेकिन मैंने ऐसे ही किया है तो हाँ। और जो चौथा है वो मोहिनीअट्टम, MY, ठीक। उसके बाद ओडिसी आएगा जो सबसे पूरा सेकंड ओल्डेस्ट है। तो अब देखते हैं, भरतनाट्यम से स्टार्ट करेंगे। तो भ मतलब भाव, र मतलब राग, और त मतलब ताल।
तो इसमें भाव, राग और ताल तीनों देखा जाता है। सोलो डांस परफॉर्मेंस होता है, नेम फ्रॉम भरत मुनि से ही लिया गया भरतनाट्यम को, और ये देवदासी सिस्टम था तमिलनाडु में। योग गर्ल मैरिड सिम्बॉलिक गॉड, तो जो यंग गर्ल थी उन वो मैरिड करते थे सिम्बॉलिक गॉड से, और ये सर्व करने के लिए उनको बस डांस करती थी। डिक्लाइन 1930 में, क्योंकि मद्रास बैन कर दिया था, प्रैक्टिस ऑल्सो फिर डिक्लाइन होने लगा। लेकिन फ्रीडम फाइटर जैसे कि ई कृष्ण अय्यर थे, उन्होंने रिवाइंड किया। 1950 में रुक्मणी देवी ने ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त किया। जो फीचर है डोंट स्पीक डायलॉग, इसमें डायलॉग नहीं बोलते थे, और ये ओल्डेस्ट है, और ये मदर ऑफ मैनी फॉर्म है। स्टेप्स भी है कुछ कुछ डांस के, ये इसके स्टेप्स नहीं है, भरतनाट्यम के डांस के ही स्टेप है। तो अलरिपू जो होता है, जब आप आते हो सबसे पहले और उसमें आप ब्लेसिंग्स लेते हो, जैसे वंदना करते हो, इन्वोकेशन ऑफ गॉड जब करते हो, तो वो अलरिपू है। फिर जाति स्वरम क्या होता है, नृत्य प्योर डांस मूवमेंट। जो जाति स्वरम होता है वो रियल डांस से स्टार्ट होता है, और जो शब्दम होता है वो बिगनिंग ऑफ अभिनय इन डांस। अभिनय क्या होता है, एक्सप्रेशन, ड्रामेटिक एक्सप्रेशन एलिमेंट शुरू होता है शब्दम में। जाति स्वरम समझ गए अपन, अलरिपू समझ गए, जाति स्वरम समझ गए, शब्दम समझ गए। फिर वर्णम देखते हैं। वर्णम क्या होता है, एलोब्रेशन ऑफ द अभिनय, डांस प्लस इमोशन एक साथ दिखाना, उसको वर्णम कहते हैं। फिर जवाली क्या होता है, शॉर्ट लव लिरिक्स फास्टर टेम्पो। तो जवाली होता है वो काफ़ी फास्ट टेम्पो में होता है, जैसे कि नाटू नाटू डांस था ना, तो वो जवाली टाइप का ही था काइंड ऑफ, तो उससे याद रहेगा तुमको जवाली। और जो थिल्लाना है वो सिम्बलाइजिंग टेम्प्रेरी सेलिब्रेशन, जो थिल्लाने का मतलब होता है वो सेलिब्रेशन की प्राप्ति हो गई, वो टेम्परेरी बेसिस पे उसको वो बोलते हैं थिल्लाना। तो यही अलरिपू, जातिस्वरम याद रहेगा ना, अलरिपू याद रहेगा, जातिस्वरम याद रहेगा, शब्दम याद रहेगा, वर्णम याद रहेगा, फिर जवाली तो याद रहेगा ही रहेगा, और थिल्लाना भी याद रहेगा। फिर भरतनाट्यम फायर डांस मूवमेंट रिसेंबल्स मूवमेंट ऑफ फ्लेम। तो जो भरतनाट्यम था वो आग में भी डांस किया जाता था, और मूवमेंट को रिसेंबल्स किया जाता है। मूवमेंट ऑफ फ्लेम के उसके हिसाब से भरतनाट्यम को माना जाता है कि जैसे फ्लेम का मूवमेंट होता है, तो ये आग से ये ज़्यादा फायर डांस रिसेंबल करता है। तो कुछ एयर के ऊपर रिसेंबल करेंगे, कुछ वाटर के ऊपर रिसेंबल करेंगे, देखेंगे कौन सा किसके ऊपर रिसेंबल कर रहा है। ये फायर के ऊपर कर रहा है। फिर कट मुखा हस्ता इम्पॉर्टेंट मुद्रा है एक तरीके का, ये कटक मुख हस्ता। तो इसमें क्या होता है, तीन फिंगर जो होते हैं उनको ज्वाइन किया जाता है और सिम्बलाइज ओम करते हैं कटक मुखा हस्ता में। और फीमेल इन्हें भी इसे प्रिजर्व किया है, नाउ मेल भी करते हैं। तो पहले इसको फीमेल बस करते थे, फिर अब तो अपन तो देखे ही एक एग्जांपल जो केवी करके था ना, ई कृष्णन जो ये थे वो उन्होंने लाया था। तो इसको सोलो परफॉर्मेंस को बोलते थे। इसमें से जो सोलो परफॉर्मेंस होता था उसको कहते थे एक चर्या, सोलो परफॉर्मेंस को लक्ष्यम और टेक रोल ऑफ मैनी। और ये जो सोलो परफॉर्मर था वो बहुत सारों का रोल लेता था, एक चार्या लक्ष्यम। फिर नतुर जो है कंटिन्यू रिसाइट्स मंत्रा। जो नतुर है वो कंटिन्यूसली रिसाइट्स करते हैं मंत्रा को। ये जो नाटू डांस है वो ये म्यूज़िक ये यूज़ हो रहा है, नतुर वानर करके, तो वो कंटिन्यूसली उसको रिसाइट करता था मंत्र को। ऐसे याद हो जाएगा, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। फिर हिस्टोरिक पर्सनैलिटी जैसे कि बाल सरस्वती, रागिनी देवी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, मृदांगनी साराबाई जो थी, ई कृष्णन अय्यर, प्रियदर्शनी गोविंद, लक्ष्मी विश्वनाथ। अब कुचिपुड़ी दैट इज़ केपी, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। कुच्चलपुरम करके जगह है, और वहाँ पे इन लोग विलेज टू विलेज घूमते थे, और डिफ़िकल्ट फुट मूवमेंट होता था इनका। क्यों फुट मूवमेंट डिफ़िकल्ट होता था इनका, क्योंकि ये या तो ऐसे करके जो प्लेट्स होते हैं उसके ऊपर नाचते थे, या फिर सर पे अपने कुछ कलश टाइप का रख के नाचते थे। जनरली टीम परफॉर्मेंस होता है, और ये हिंदू रिलीजन में प्रेवलेंट है। जैसे कि कुचिपुड़ी जो है नियो वैष्णवाइट पीरियड में मोनोपॉली था आंध्रा के ब्राह्मण्स का, और ये भागवत पुराण में इन्होंने परफॉर्म किया है, और इसको कहते हैं भगवता हलूस करके। और ये एलिजेंट एंड इंजेंटिंग काइंड ऑफ परफॉर्मेंस होता है।
पेट्रोनेज ऑफ गोलकोंडा विजयनगर रूलर थे, इसलिए ये काफ़ी फेमस बन जाता है कि जो हमारा कुचिपुड़ी है वो विजयनगर के रूलर के द्वारा पेट्रोनेज किया गया था। पॉपुलराइज जो थी वो राधा देवी और बाल सरस्वती देवी ने किया था। और इसमें ओकेजनली डायलॉग भी स्पीक करते हैं। मेल जो है प्रिजर्व किए थे इसको, क्योंकि मेल का ज़्यादा रोल था उस टाइम फीमेल से, जो अपने कृष्ण विजयनगर रूलर थे उनके टाइम, और उन्होंने अब फीमेल भी कर दिया इसको। तो दारू जो है वो इनिशियल स्टेप होता था इसमें। इंट्रोड्यूस दारू का मतलब क्या होता था, और एक एक करके इंट्रोड्यूस करना, एक साथ नहीं आना इसमें। किसमें? कुचिपुड़ी में। सलकत और पतक्षरा जो होता है वो उसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी, एलिमेंट ऑफ अर्थ इन अ बॉडी। तो एलिमेंट ऑफ अर्थ इन अ बॉडी, तो जो अर्थ का जो एलिमेंट है वो बॉडी पे दिखता है। जैसे इससे पहले वाले अपन भरतनाट्यम में देखे थे, फायर का एलिमेंट दिख रहा था, यहाँ पे अर्थ का एलिमेंट दिख रहा है। फिर ये जो है भाम कल्पम सिद्धेंद्रा योगी रिटर्न बेस्ड ऑन द सत्यभामा। भामा कल्पम सिद्धेंद्र योगी ने लिखा था भामा कल्पम को, तो ये कुचिपुड़ी के ऊपर होगा भामा कल्पम, जो इसको सिद्धेंद्र योगी ने लिखा था, और ये बेस्ड है सत्यभामा के ऊपर। और श्रीनगरा रश जो है रोल इन कुचिपुड़म, और ये भी इनका भी रोल श्रीनगर रश करके है, वो भी एक रोल है कुचिपुड़म में। डांसर रोल, सिंगर का भी रोल करते हैं लोग। और सोलो एलिमेंट क्या क्या है, सोलो एलिमेंट देखें इनमें तो मधुका शब्दम, द स्टोरी ऑफ द फ्रॉग बताते हैं। मंडुका यानी कि मेढक, तो स्टोरी ऑफ द फ्रॉग मंडुका शब्दम। फिर तरंगम, फोज ऑफ द एजेस ऑफ द ब्रास प्लेट, टोज ऑन द एजेस ऑफ द ब्रास प्लेट, बैलेंस वाटर पॉट हेड, लीड दिया हैंड, ये सब करते थे, इसलिए ये काफ़ी टफ था करने को। तो ये तरंगम का ही एक मतलब डिस्क्रिप्शन है, ऐसा होता था तरंगम, ट्रोस ऑन द एज ऑफ द ब्रास प्लेट। फिर जलचित्र नृत्यम जो होता था, मतलब ड्रॉ पिक्चर रंगोली। फिर तो टोस से ये रंगोली बना देते थे। तो ये भी एक था जल चित्रम, किसका? कुचिपुड़ी का। तो केपी हो गया, भरत बीएन हो गया। अब देखेंगे हम के को देखें तो ऑल मेल जो परफॉर्मर। अच्छा इसके फेमस कार्नेटिक क्लासिक म्यूज़िक यूज़ किया गया था। जैसे कार्नेटिक क्या होता है, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, एक टाइप्स है म्यूज़िक का, तो वो यूज़ किया गया था इसमें कुचिपुड़ी में। यूज ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। और वायलिन और जो मृदंगम जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट था, मृदंगम और वायलिन इसमें जो था वो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट था। रिसाइटल इन बेलगू लैंग्वेज, और बेलगू लैंग्वेज में ये रिसाइट करते थे। और फेमस राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी, कृष्णमूर्ति, बाल सरस्वती, रागिनी देवी, ये सब इनके फेमस प्रोमिनेंट है। फिर कथकली को देखें तो सारे के सारे लड़के होते थे। कथा जो स्टोरी होती है, कली यानी ड्रामा के बारे में बात करता है। ओरिजिनली पार्ट ऑफ द थिएटर, जो कथकली है ओरिजिनली केरला के थिएटर के पार्ट थे, जिसमें आता है कुटियाट्टम, चक्यार कोट्ठू, रामनत्थुकर्रा, कृष्णतम। तो ये 4 चीज़ पार्ट है, जैसे कुथियत्तम, चक्यार कोट्ठू, रामनत्थुकर्रा और कृष्णनत्रम बिकम सेपरेट परफॉर्मेंस, और ये बाद में सेपरेट परफॉर्मेंस बन गया। और इसको पेट्रोनाइज किए थे रूलर ऑफ त्रवणकोर एंड द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ द केरला। रिवाइव्ड मलयाली पोएट वीएन मेनन ने इसको रिवाइव किया था अंडर पेट्रोनेज ऑफ मुकुंद राज के अंदर। और फिर फाइट जो दिखाता है इसमें, गुड और एविल का फाइट दिखाता है, क्योंकि ये हमने देखा कि नाटक के उससे निकल के आया है, दैट इज़ ड्रामा से निकल के आया है, थिएटर आर्ट से निकल के आया है। तो इसमें थिएटर की काफ़ी चीज़ें ले रखी हैं इन्होंने। तो एक फ़ाइट दिखाते हैं इन लोग गुड और एविल का। रिफर्ड एज द बैलेड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। आई और आईब्रो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनमें। और डिपिक्ट 9 इमोशन, 9 रस दिखाते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली अब 9 रस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये थिएटर से आया, तो उन लोग को इमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उनके उसमें। हेड गियर पहनते थे। लैंग्वेज मनी प्रवलमी जो था, मनी प्रवलमी मलयालम प्लस संस्कृत लैंग्वेज यूज़ होता था। फेशियल मेकअप जो था इंपॉर्टेंट था। सो डिफरेंट कैरेक्टर। मिनिमल यूज़ ऑफ प्रॉप्स इन डांस, बहुत कम यूज़ करते थे प्रॉप्स का डांस में। और फेशियल मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो फेशियल मेकअप था उसमें यूज़ करते थे ग्रीन कलर, जो सात्विक, हॉनेस्टी, वर्च्यू, नोबेलिटी, ये सब शो करता था। रेड कलर
राजशिखा करेक्टर शो करता था, डेट इज़ रॉयल्टी दिखाता था, ऑप्यूलेंस दिखाता था। और ब्लू जो है तामसिक एविल को शो करता था। तो जब रेड कारपेट बिछता है तो वो रॉयल कैरेक्टर दिखाता है, राइट, तो वही रॉयल्टी ऑपुलेंस है। ग्रीन जो है सात्विक, हॉनेस्टी, वर्च्यू, नोबेलिटी दिखाता है। तो ब्लैक तामसिक एविल, और जो वाइट है डिवाइन कैरेक्टर दिखाता है। येलो जो है ब्यूटीफुल वुमेन एंड सेंट को दिखाता है, जो येलो मॉन्क्स पहन के जो बुद्धा ने देखा था, येलो मॉन्क। तो वो ब्यूटी, वुमेन और सेंट, सेंट यानी कि वही मॉन्क जो है, ठीक। तो डिवाइन कैरेक्टर को बताता है वाइट। तो ये डिवाइन कैरेक्टर अलग है और सेंट अलग है। ऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक लोकल स्टोन्ड रब्ड कोकोनट ऑयल से बनाते थे ये कलर को। और जो निपुण म्यूज़िक है वो यूज़ होता था। पर्सनालिटी जैसे कि गुरु कुंचु कुरुप्पा थे, वी एन मेनन थे, गोपीनाथ थे, कोटुक्कल शिवरमण थे, और रीता गांगुली थे, ये सब थे। फिर मोहिनी अट्टम देखते हैं, एम वाई, दैट इज़ केरला में ही था ये भी, मोस्टली परफॉर्म बाय वुमेन। मीन डांस ऑफ द एंचेंटमेंट, तो ये एंचेंटमेंट से डांस किया जाता था। इसको समुद्र मंथम, जैसे मोहिनी, विष्णु, ब्यूटी प्लस ग्रेस। तो मोहिनी जो थी वो काफ़ी फेमस है, अपने को ऐसे ही पता होता है मोहिनी, मोहिनी का डांस भी है। तो समुद्र मंथम के ऊपर जो मोहिनी और विष्णु का जो डांस हुआ था वो उसके कारण ये फेमस बनता है। पेट्रोनाइज बाय रूलर ऑफ त्रवणकोर, इसको त्रवणकोर के राजा रिवाइव किया जाता है बाय वी एन मेनन के द्वारा। और इंस्पायर्ड बाय भरतनाट्यम एंड कथकली के द्वारा ये इंस्पायर हुआ है। तो भरतनाट्यम से इसने ग्रेस और पोस्चर लिया है, जबकि कथकली से इसने फॉर्म लिया है डांस का बहुत सारा, जो कुछ मोहिनी अट्टम है, मोहिनी जो है वो दोनों जगह से मिला के बनी है। फिर ये जो है अतवाकुल बेसिक मूवमेंट है इसमें, अतवाकुल दैट इज़ कलेक्शन ऑफ 40। और फिर कॉस्ट्यूम जो है इसमें, मतलब जो पहनती थी मोहिनी, इसमें कोशावा की साड़ी पहनती थी, ऑफ वाइट कलर का होता था, या फिर काला साड़ी, ब्लैक कोशावा, और ये काला कलर का साड़ी पहनती थी और गोल्डन बॉर्डर होता था। तो इमेजिन तो कर ही लिया होगा तुम लोग अभी तक। हाँ हाँ। फिर जास्मिन की गाजरा जो जास्मिन का फूल होता है उसका गजरा भी बनता है ना, तो वो भी पहनते हैं ये जब डांस करती हैं। तो घुंघरू भी पहनती है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एयर। तो और ये जो है इंपॉर्टेंट एयर की, क्योंकि ये एकदम खुले आसमान ऐसा वाला जो था, और समझ गया ना, फील आ गया ना, बाल उड़ रहे हैं, तो वही एयर, कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक यूज़ किया गया यहाँ पे भी। और फीमेल ने प्रिजर्व किया, और अभी भी इसको फीमेल प्रिजर्व करके रखी है। फैमिली जो है प्रोपोनेंट एरिया, फैमिली फेमस बाय फेमस प्रोपोनेंट आर क्या थे, जय प्रभु मेनन, सुनंदा नायर, मधुरई अम्मा, कल्याणी अम्मा, कोलमंडलम किस्वत्स्या। अब ओडिसी जो है सेकंड ओल्डेस्ट है, जो मैंने पहले बताया भी। और मेंशन इन द उर्दू नृत्य, भरत मुनि जो थे नृत्य शास्त्र के, उन्होंने ही इसको मेंशन किया था। और महरीज जो था वो प्रैक्टिस करता था। और पेट्रोनाइज बाय जैन किंग खारावेरा, जो उड़ीसा में, क्योंकि जैन की काफ़ी थे तो खारावेरा भी वहीं पे था, तो उन्होंने पेट्रोनाइज किया था। महाकर फॉर्म जो है डिबंक्ड आफ्टर नरताल एंड ओडिसी इमर्ज। जो महक्कर फॉर्म है वो डिबंक हो गया जब नरताल और ओडिसी इमर्ज हुआ। तो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन बाय इंद्रानी रेशमन जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है ओडिसी डांस में। ओरिजिन कहाँ पे हुआ, इन केव ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी केव में इनका ओरिजिन भी शो करता है। तो काफ़ी ओल्डेस्ट है और यहाँ पे शो भी करता है। और ये भी दोनों ही फेमस है, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव उड़ीसा का। तो फीचर्स देखें तो ये फ्लूइड डांस है, क्रिएट शेप वगैरह क्रिएट करते थे। और मतलब ओडिसी डांस में शेप अलग अलग शेप क्रिएट करते थे। तो हाईलाइट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, और यहाँ पे वाटर का इम्पोर्टेंस शो करते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मोबाइल स्कल्पचर्स था वो भी फॉलो करते थे। मोबाइल स्कल्पचर्स यानी कि मूर्ति जो है मोबाइल मूर्ति टाइप की होती थी। हिंदुस्तानी और क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो यूज़ हुआ करता था। तो ये हमने देख रखा है कि जो पहला था। फिर स्टेप्स क्या क्या थे इसमें, मंगल चरण सबसे पहला स्टेप्स होता है, जहाँ पे आप फ्लावर और मदर अर्थ को फ्लावर देते हो। फिर बाटू नृत्य है, वो फास्ट डांस, जैसे हम पहले भी कर रखे हैं बाटू नृत्य।
तो मतलब नाटु नृत्य जो होता है वैसा टाइप का, जो काफ़ी फास्ट होता है, डेडिकेटेड टू बटुकेश्वर भेरम। और पल्लवी और झली सोहा जो थे एक्सपोजिशन ऑफ द नृत्य थे। टू वे ऑफ कंक्लूडिंग क्या है, मोक्ष विथ म्यूज़िक, और दो तरीके से इसको कंक्लूड किया जा सकता है, मोक्ष म्यूज़िक के साथ, या फिर त्रिखंड मजुरा विदाउट म्यूज़िक, बिना म्यूज़िक के भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। त्रिभंग जो है पॉपुलर पोस्चर है इस पर, जैसे फेमाइन पोस्चर, इसीलिए तो इसको हम वहाँ पे स्कल्पचर्स भी कहा गया है। तो इसमें जो भी पोस्चर आएगा वो किस में आएगा, अपना ओडिसी फॉर्म में आएगा। तो ओडिसी फॉर्म फेमस इसीलिए है फिर अपने पोस्चर्स वगैरह के लिए। फिर चोक पोस्चर स्क्वायर शेप होता है। त्रिभंग तो अपन देख लिया कि फेमिनाइन पोस्चर है। फिर चौक पोस्चर देखे तो स्क्वायर शेप विथ लेग से बनाते थे, कंसिडर्ड मसूलेन पोस्चर। फिर ओडिसी जो है संगीत, ओडिसी संगीत और इसके फेमस प्रोपोनेंट है गुरु केलू चरण महापात्र सोनाल मणि सिंह, गुरु केलू चरण महापात्रा सर भी है ना सोशियोलॉजी के। फिर सोनल मान सिंह और गुरु पंकज चरण दास, और सोरन लोवेन जो है शेरोन लोवेन, वो यूएस की है और जो यूएस तक भी फेमस है। और ये मेराल ब्रावी अर्जेंटीना की है। तो ये सब में भी फेमस है अपना ये जो ओडिसी फॉर्म पांचवा है। अब छठवा देखेंगे अपन, दैट इज़ मणिपुरी। कितना बचा, मणिपुरी सातवां और ये आठवां, ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है, 3 पेज ही बचा है, हो जाएगा। तो मणिपुरी को देखें तो जो कृष्णा जी थे वो उनके सेंट्रल थीम थे। हाउएवर हमने पहले देख रखा है कि जो अपनी मोहिनी जी थी, उन्होंने भी डांस किया था इसमें समुद्र मंथन में। तो वो एक अलग चीज़ है समुद्र मंथन, लेकिन कृष्ण जी वाला मणिपुरी है। वो ओरिजिन फ्रॉम सेलेस्टियल डांस से, तो सेलेस्टियल डांस भी इसलिए बोल रहा है क्योंकि लॉर्ड शिवा और पार्वती ने डांस किया था लोकल गांधर्व में। मॉडर्न टाइम एफर्ट्स रविंद्रनाथ टैगोर ने रिवाइव किया मणिपुरी को। तो इंट्रोड्यूस डांस फ्रॉम द विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन। तो शांति निकेतन एक यूनेस्को साइट भी है और वहीं से इंट्रोड्यूस किया गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। फिर फीचर क्या क्या है इसके, लोकल मणिपुरी म्यूज़िक यूज़ किया जाता था इसमें। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता था, पांग, पीना, सिम्बाल, करतल्स, ये सब था। और फिर थंगता एंड संकीर्तन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। जो थंगता डांस और संकीर्तन है वो भी इसी से इन्फ्लुएंस हुए हैं। फिर मुख्य अभियान फेशियल एक्सप्रेशन एब्सेंट है इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया जाता मणिपुरी में। फिर सर्वांग अभियान रेस्ट बॉडी पार्ट एक्सप्रेशन प्रेजेंट होता है, दैट इज सर्वांग अभिनय जो होता है पूरा, और मुख्य अभिनय एब्सेंट होता है। फिर नागबंध मुद्रा जो होता है शेप ऑफ ए, इसी में है नागबंध मुद्रा जो शेप ऑफ 8 बनता है वो मणिपुर का वो है। ये वाला शेप उस पर ओडिसी पे नहीं है, ये ध्यान पे रखना। अपन ने देखा था ना कि ओडिसी जो है उस पर काफ़ी सारा त्रिभंग है, चौक पोस्चर है, ये सब है, वो मणिपुरी में है। अभी इस पे यहाँ पे 8 वाला पोस्चर फेमस जो है झावरी सिस्टर, राजा भाग चंद्र नयना एंड महाभावी देवी, सुवर्णा राजणा दर्शना और गुरु विपिन सिंह, ये सब दर्शन गुरु विपिन सिंह, ये सब फेमस इसके वो हैं। सत्रिया जो है ये 7वां वो है जिसको भक्ति सेंट शक्ति देव आसाम में। तो जब नॉर्थ ईस्ट पे शक्ति जो देवी वगैरह थी वो ज़्यादा फेमस हो रही थी, तो हेड ऑफ वैष्णवाइट के हेड थे भक्ति सेंट। म्यूज़िक प्लस डांस प्लस ड्रामा एक साथ होता था, और ये दो फोक डांस को इंट्रोड्यूस किए थे देवदासी और ओजपल्ली में। फिर परफॉर्म इनसाइड, और ये एक अंदर में ही परफॉर्म होता है, बाहर पे नहीं होता। सतराम नोन अस्तरा जो सतारा है उसको कुछ कहते हैं, पता नहीं, जो भी कहते हैं। फिर फीचर क्या क्या है, थीम जो है
राइटिंग ऑफ शंकर देव वैष्णवाइट जो थे, शंकर देव जी वैष्णवाइट थे, तो उनके बोर्गिट्स जो हैं उनके ऊपर ये डांस करते थे। बोर्गिट्स शंकर देव का था। और यूज़ करते थे खोल दैट इज़ ड्रम। कॉस्ट्यूम मेल कुर्ता पहनता, फीमेल जो पहनती वो घुरी चादर पहनती। और सिल्क ऑफ आसाम कहा जाता था कॉस्ट्यूम को, मतलब उसी के सिल्क से बनता था। और अंकिया नाच जो था टाइप ऑफ क्षत्रिय इन्वॉल्व लॉर्ड कृष्णा स्टोरीज़, और उन्होंने उनमें थे अंकिया नाथ जो थे वो एक क्षत्रिय का टाइप है अनिका नाथ, उसमें लॉर्ड कृष्णा का स्टोरीज़ वगैरह डला हुआ है। और उसी को कॉल्ड भवना भी कहते हैं। और ये परफॉर्म करते थे मेल डिवोटी, भोक्तोज जो हैं वो मेल डिवोटीज़ थे, वो परफॉर्म करते थे। दो पॉपुलर वर्जन है इसके, ज्ञान भयोनार नाच और खरमनार नाच। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इसके वर्जन है, ज्ञान भयोनार नाच और खरमनार नाच, तो ये दोनों हैं। फिर सत्रिया डांस इवॉल्व इन टू सेपरेट स्ट्रीम, गयान भयनार नाच एंड खरमनार नाच, ये तो एक ही है। तो ये सब जो है ना, ये अपन जो कर रखे हैं, ये जो पेंसिल से लिख रखा है, ये सब यूपीएससी के मतलब ये जो आ रखे हैं जो PYQs हैं एक्चुअली, इसमें पूछ चुका है क्वेश्चन सत्वारस में, क्या है सत्वारस या जो भी है, सत्रियास, ठीक। अब फेमस प्रोपोनेंट कौन कौन है? फेमस प्रोपोनेंट है तंकेश्वर और अनीता शर्मा। फिर कर्नाटका जो कथक जो है, कथकली देख चुके थे, अब कथक देखते हैं। जो नॉर्थ इंडिया पे है, कथकर ट्रेडिशन, स्टोरी टेलिंग होती है इसमें कथा का ट्रेडिशन में। और ध्रुपद म्यूज़िक यूज़ होता है। ध्रुपद म्यूज़िक इज़ ओल्ड इंडियन जो है वो होता है, ध्रुपद म्यूज़िक सबसे पुराना है। और स्टोरी टेलर रिसाइटेड फ्रॉम द महाभारत रामायण और पुराना से स्टोरी सुनाया जाता है इसमें। और इसमें डांस भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ, तो तभी तो डाल रखा है इसको डांस उसमें। फिर मुग़ल टाइम पे टेम्पल फॉर्म एंड कोर्ट फॉर्म में पर्शियन ऑल्सो इन्फ्लुएंस डांस फॉर्म, पर्शियन ने भी इसको इन्फ्लुएंस किया था। और टेम्पल फॉर्म और कोर्ट फॉर्म में ये डांस किया जाता था कथक को। फीचर क्या था? यूनिक फुल फुट कॉन्टैक्ट होता था इसमें कथक में। कॉस्ट्यूम जो था उसको कहा जाता था अंग को रखने वाला जो था वो पहनते थे कॉस्ट्यूम। और ये मेल जो पहनता था वो धोती कुर्ता गमछा ये सब पहनता था। कॉस्ट्यूम को अंग रख कहा जाता था, और उसमें मेल पहनता था धोती कुर्ता ये सब, और फीमेल जो पहनती थी लहंगा और सूट पहनती थी। और डांसर जो जब जंप करता था तो वो पिरोटस टाइप का एक फॉर्म बनाता, शेप बनाता था। तो ये जो पिरोटस है वो कथक से वो है अटैच, याद रखना। तो एलिमेंट क्या है इसके? तोदास एंड टुकड़ास, तारणा, पधंत, गतभाव विदाउट म्यूज़िक, जो गतभाव होता है वो बिना म्यूज़िक के होता है। और जुगलबंदी जो होता है, डांसर जो है वो तबला म्यूजिशियन आउटले ईच अदर, तो जो तबला से वो जुगलबंदी करते थे वैसा होता था। तो इसमें क्या क्या है एलिमेंट? तोदास और टुकड़ास, फिर तारणा जो होता है, फिर पढ़ंत, फिर गतभाव, फिर जुगलबंदी, ये सब है 5 टाइप के। तो ये मेंस के इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। फिर इनिशियली ध्रुपद म्यूज़िक यूज्ड, स्टार्टिंग में तो ध्रुपद म्यूज़िक यूज़ किए थे, बाद में फिर मुग़ल टाइम पे तारना गज़ल इंट्रोड्यूस किया गया। और यूनिक एस्पेक्ट था एग्जिस्टेंस ऑफ घराना सिस्टम, यहाँ पे था। यूनिक एस्पेक्ट क्या था इस कथक का? यहाँ पे घराना सिस्टम एग्जिस्ट करते थे बेस्ड ऑन द गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य के परंपरा में बेस्ड थे। और क्या फेमस घरानास कौन कौन से थे इसके कथक के? लखनऊ नवाब वाजिद अली एम्फेसाइज एक्सप्रेशन, जो लखनऊ में थे वो नवाब थे वाजिद अली के, उन्होंने एम्फेसाइज किया एक्सप्रेशन के ऊपर। जो बनारस में थे उसमें झांकी प्रसाद जो था उन्होंने किया, और उन्होंने सिमेट्री में ध्यान दिया। और जयपुर में जो थे भंजी डेवलप हुआ, रिथमेटिक पैटर्न जिसे कहते हैं भंजी को जयपुर में। फिर रायगढ़ में भी एक फेमस घराना थे, फेमस बिरजू महाराज, सितारा देवी, दयामंत जोशी, लेडी लीला सख्या, लच्चा महाराज, ये सब इसके फेमस थे अपने कथक के। बिरजू महाराज कथक, सितारा देवी,
ये सब फेमस थे। तो लखनऊ के जो थे नवाब वाजिद अली थे, जिन्होंने एम्फेसाइज़ किया एक्सप्रेशन पे। बनारस के तो जो झांकी प्रसाद थे, उन्होंने सिपेट्री में ध्यान दिया। जयपुर के जो थे भावजी जो थे, उन्होंने रिथमिक पैटर्न में ध्यान दिया। अब चाऊ जो है मिनिस्ट्री, जो चाऊ करके एक डांस है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज़ किया है, लेकिन संगीत नाटक ने अभी तक उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है चाऊ डांस को। इट इज़ अ परफॉर्म्ड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ऑल्सो हैव एलिमेंट ऑफ मार्शल आर्ट। तो इसमें मार्शल आर्ट भी एक टाइप का परफॉर्मेंस इसी के अंदर है, इस डांस के अंदर। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ परफॉर्म किया जाता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड पे है ये। फिर अब क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो ये अपन नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। थैंक यू।